अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बाकी बच्चे आ रहे हैं या नहीं? मैम किया है ग्रुप में मैसेज। अच्छा, चलो ठीक है। सुबह ईमेल मिल गई थी आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं लेक्चर का देखती हूँ। ठीक है, आप लोगों का अब ओके एग्जाम मैम। कब है नेक्स्ट? मैम हमारे फ्राइडे को हैं 2 एग्जाम्स, माइक्रो का और मेडिसिन का। अच्छा, ठीक है, चलो वेट कर लेते हैं 4-10 तक, फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है। जी मैम।
हाँ जी बच्चों, फिर आ रहे हैं सब के नहीं? मैम मैंने कहा तो है ग्रुप में, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। रीड किया है किसी ने? यस मैम, जो एक दो बच्चों ने देखा है वो तो आ गए हैं मैम, बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों को लेक्चर कवर करवा देती हूँ, फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, तो बच्चे फिर पेपर्स के बाद जैसे भी सुनना चाहते हैं बाद में सुन लेंगे। ओके मैम। ठीक है ना ऐसे? क्योंकि ऐसे यस मैम। हम लोगों की वैसे तो मिड टर्म्स में वैसे मैंने सोचा हुआ था कि क्लासेस मिस होनी ही है, लेकिन आज जो था हमारा रूम फ्री था। आज मैंने क्लास लेनी थी, लेकिन मैं नहीं आ सकी आज, तो इस वजह से फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था। तो ये अच्छी ऑप्शन है कि हमारे पास जूम रिकॉर्डिंग भी होगी, तो जो है ना बाद में आप लोग सुन लोगे उसको। हम लोगों का पिछला वाला भी ना एंड से थोड़ा सा रह गया था, वही लेक्चर हमने कंटिन्यू करना है, और उसकी फिर मैं सेपरेट करके ना 2 पीपीटीज अलग-अलग वो मैं अपलोड कर दूंगी। और आप लोग फिर उसके बाद सुन लेना। जी अनीसा। मैम आप थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दें कि आप मेजर पोर्शन मिड वाले में से देंगी या जो बाकी लेक्चर्स है वहां से आएगा? मिड का मतलब? मतलब जो क्विज में लेक्चर्स आए थे। आफ्टर क्विज वाला जो है ना, वो आप लोग ज्यादा अच्छा प्रिपेयर करो। 8 से ओके मैम, ऑलमोस्ट थैंक यू। 9 10 11 12 13 5 लेक्चर्स हैं, उनमें से मैं ज्यादातर दूंगी। मैम उनमें तो वही है, वो रिलायबिलिटी वगैरह। मैम ये भी हाँ, बनाइएगा। बाइसेस है, रिलायबिलिटी की और वैलिडिटी है, और एक ग्रोथ चार्ट्स वाला है। मेरे ख्याल है ये 3 चीजें हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, इनको आप अच्छी से प्रिपेयर कर लो, तो आपका अराउंड 60-70% पेपर जो है ना इसी में से मैं दूंगी। बाकी पिछला जो हम कवर कर चुके हैं उसमें से ऑलमोस्ट 30% तक मैं दूंगी। मैम कितने एमसीक्यूज होंगे? ये तो अभी नहीं मुझे पता। ओके मैम, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो है 50 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम 50 दूंगी, लेकिन अगर 50 ना बने तो फिर कम होंगे। ठीक है, टाइम उसके यस हिसाब मैम, से मैं ठीक है। एडजस्ट कर दूंगी, आप लोग उसकी फिक्र ना करें। टाइम की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह आप लोगों को। बस ये है कि आप लोगों ने अपना अपना पेपर करना है, क्योंकि शफल्ड होगा डेफिनेटली इंशाल्लाह। और आप लोगों ने जो है ना पेपर लाइन वाइज करना है, ये ना हो कि बीच में से कोई क्वेश्चन उठा के करना शुरू कर दे। जी ठीक है, मैम। मैम वो हमें मैं पता है, हमने आपका इंस्ट्रक्शंस एक नोट बार। किया था कि आपने ना आगे पीछे से लिंक किए होते हैं क्वेश्चन। हाँ तो मैम वो हाँ होता ही नहीं है, बीच वाला सीन तो होता ही नहीं है मैम, वो सीक्वेंस में ही करना पड़ता है आपका पेपर। हाँ, वो वैसे ही आपने करना है। मैं इंस्ट्रक्शंस एक बार दोबारा सबको भेज दूंगी पेपर से पहले ना, संडे को या मंडे को मॉर्निंग में, या पेपर के ऊपर भी लिखूंगी, तो आप लोग मैम आप फॉन्ट साइज बढ़ा रखिएगा, वो फिर थोड़ा कंजस्टेड सा पेपर लगता है, जैसे क्विज था ना, तो उसकी तो निस्बत फॉन्ट आपने साइज थोड़ा उससे क्या बढ़ा रख करना दीजिएगा। होता मैम जरा नजर से ही आता है। है? नहीं जी, फॉन्ट साइज इतना बड़ा नहीं मैंने करना, फॉन्ट साइज जरा कम ही रखूंगी मैं। आप लोगों मैम को वो मैम कौन सा ही नजर नहीं आता है। आता। दूसरे का थोड़ी देखना होता है। नहीं नहीं मैम, दूसरा के देखने की बात नहीं है मैम, वो ना इतना वो लग रहा होता है जैसे मैम वो बहुत भरा भरा सा ना, फिर परेशानी होना शुरू हो जाती है वो चीज देख के। अच्छा चलो, मैं देखूंगी कि उसको खुला कैसे किया जा सकता है, लेकिन फॉन्ट साइज मैं नहीं इतना ज्यादा बड़ा करूंगी। मैम जैसे आपने ऐसे किया हुआ था ना कि हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ, मैम हाफ हाफ वाला सीन ना कीजिएगा ना, आप एक स्टेटमेंट एक लाइन में आ रही है मैम, वैसे सही रहता है ना। अच्छा चलो, फॉर्मेटिंग में देख लूंगी उसकी कैसे बेहतर हो सकती है। अच्छा, यूं है कि क्विज की जो मैंने आप लोगों को डेट दी हुई थी कल की, हम लोग कल नहीं फिर उसको कर सकेंगे। तो मैं देखती हूँ कि किसी तरह मुझे क्विज मिल जाए घर में ही, तो मैं आप लोगों को जूम पे करवा दूँ उसका रिव्यू। हर बच्चे का तो नहीं करवा सकूंगी, फिर मैं ओवरऑल जो उसकी क्वेश्चंस और आंसर्स है ना वो डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, ओके मैम।
ठीक है, चलो फिर अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसको। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड ज़रा। अच्छा जी, ये देखो भाई, यहाँ से आई गेस रह गया था हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, है ना? अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा मैं शुरू से आप लोगों को ओवरऑल एक रिव्यू दे देती हूँ, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। एपिडेमियोलॉजी की हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, सुन रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने कहा कि एपिडेमियोलॉजी है क्या। ये ऐसी स्टडी को बोलते हैं जिसके अंदर हम लोगों के बारे में स्टडी करेंगे, और 3 मेन की टर्म्स हमने इसकी डेफिनेशन में हाईलाइट किए हुए हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसको हमने अभी डिस्कस करना है। हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, आपके एक्सीडेंट्स वगैरह, डिसेबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल, हर किस्म के हेल्थ इश्यूज इसके अंदर डिस्कस होते हैं। स्पेसिफाइड पॉपुलेशन का मतलब है कि कॉन्टेक्सचुअल होता है एपिडेमियोलॉजी की स्टडी हमेशा, क्योंकि आपके सोशल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी हेल्थ को। इस वजह से हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि इस पॉपुलेशन की स्पेसिफिकली हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करने लगे, और हमारा मेन एम ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे इस डिजीज़ या इस आउटकम के पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके खिलाफ हम कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं। उन रिस्क फैक्टर्स के खिलाफ इंटरवेंशन करने को ही हम प्राइमरी प्रिवेंशन बोल रहे थे ना। तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो पूरी स्टडी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स, और फिर उसके बाद उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने नॉलेज को आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, कि इसको, इस हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए उन रिस्क फैक्टर्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। उनमें से भी हम प्रायोरिटी पे वही फैक्टर्स रखेंगे जिनकी सबसे ज़्यादा लिंक बनता है हेल्थ आउटकम के साथ। ठीक है, एक्सपोजर एंड आउटकम, ये टर्म हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। एक्सपोजर यानी कि डिजीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, और आउटकम हम डिजीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आगे किया था डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड। इस चीज़ की टर्म हमने ओवरऑल हमने कहा था कि आपके 2 तरह की एपिडेमियोलॉजी की टाइप्स हैं। मतलब इसके समझ लो कि 2 चलो टाइप्स ही कर लो या कैटेगरीज हैं। एक के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं और एक के अंदर हम एनालाइज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि किसी डिजीज़ का मैग्नीट्यूड या स्कोप कितना ज़्यादा है, और उसके हिसाब से हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। और जो एनालिटिकल है उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा लिंक्ड है इस डिज़ीज़ के साथ, और फिर हम उस एटियोलॉजिकल या पोटेंशियली एटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर को कम करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे? तो इसके लिए हम बायोस्टैट्स के टूल्स यूज़ करते हैं, यानी कि हम कुछ नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक मैम ये फ्रीक्वेंसी हो गई। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल एक बार बता दें प्लीज। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होती है जिसके अंदर हम चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी आपका ये वाला फैक्टर ऐसा है जो फीमेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है या मेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है या इस स्पेसिफिक रीजन में ज़्यादा प्रेवलेंट है। प्रेवलेंस के बारे में हम बताते हैं, या उस डिज़ीज़ से मोर्टेलिटी की रेशो बताते हैं। हम ये बताते हैं कि ओवरऑल लोगों के अंदर इस चीज़ के बारे में ओपिनियंस क्या है। इस तरह के सारे फैक्टर्स जो हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होती है। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी जो है ना, उसके अंदर हम रिस्क फैक्टर्स या उसके पीछे जो डिटर्मिनेंट्स हैं, उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हाउ टू थिंग्स और 2 वेरिएबल्स आर लिंक्ड टुगेदर, आपस में उनके लिंक्स को स्टडी करते हैं ताकि हम देख सकें कि ये वाला रिस्क फैक्टर वाकई इस डिजीज़ के साथ रिलेटेड है और इसी को इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, यस मैम।
ओके, बायोस्टैट्स जो है ना, ये आपके डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल दोनों तरह की एपिडेमियोलॉजी के लिए यूज होता है टू क्वांटिफाई द थिंग्स। और यही रेट्स, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस हमारे इसी लेक्चर के एंड पे हैं, वो हम आज कवर कर लेते हैं इसको इंशाल्लाह। मैं आपको उस वक्त फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले हम पहले वाला पिछली दफ़ा वाला थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। आपके ये 3 मेजर कंपोनेंट्स लिखे हुए एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में, ये तीनों टर्म्स आपने याद रखनी है कि इनका मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट कितनी है कोई चीज़, उसकी प्रेवलेंस कितनी है, इस चीज़ को हम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या होती है, ये हमने नहीं डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 3 तरह की होती हैं। आपके टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नीचे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, ये वाली। टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, पहले देख लो कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये डिजीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी में, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। जो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजी टू रिमेम्बर है कि प्लेस वाइज लाइक रूरल वर्सेस अर्बन, किस में प्रेवलेंस ज़्यादा आ रही है, वर्ल्ड के कौन से कॉन्टिनेंट में ज़्यादा आ रही है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड के मैप्स बने होते हैं और उनके अंदर कुछ कंट्रीज जो हैं वो रेड हाईलाइट की होती हैं, कुछ ग्रे की होती हैं, कुछ ग्रीन की होती हैं, और उसके साइड पे की दी होती है कि इसका क्या मतलब है, प्रेवलेंस रेट ज़्यादा है या कम है। स्टंटिंग के, वेस्टिंग के चार्ट्स इस तरह से यूनिसेफ भी पब्लिश करता है। तो वो होती है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी भी डिजीज के जरूरी नहीं है कि कोई इन्फेक्शन ही हो, डिजीज का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। सो हम लोग ये कहेंगे कि प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तमाम ऐसी चीजें जिनके अंदर प्लेसेस का कंपैरिजन हो रहा है, रीजन वाइज कंपैरिजन भी हो सकता है। आप लोगों को वो शायद मैंने बताया था लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ। आपके जो इसको हम एडिट नहीं कर सकते, चलो आप लोग वैसे नोट डाउन कर लो। जॉन स्नो, अगर आप करोगे ना, ठीक है, आई होप कि ये नजर आ रहा था। जॉन स्नो जो है, अगर आप ये सर्च करो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए, या वैसे लिखो कि जॉन स्नो द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो ये बंदा जो है ना, इसने एपिडेमियोलॉजी का फील्ड जो है ना वो डिस्क्राइब किया था। और फर्स्ट टाइम प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन से इसका कैसे ताल्लुक है, जब इन्होंने पहली दफा डिस्क्राइब किया था ना, उस टाइम पे कॉलेरा जो है ना वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था लंदन में। और वो एक वाटरबॉर्न डिजीज है, वो गंदे पानी से फैलती है। तो इस वजह से इन्होंने देखा कि तमाम घरों का मैप बनाया वहाँ के ना, इस सारे इलाके का, और देखा, उसमें स्पॉट किए कि कौन से इलाकों में ना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कॉलेरा के, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा क्लस्टर्ड थे ना, इन्होंने वहाँ की वाटर सप्लाई को स्टडी किया, तो ये नोट किया गया कि जहाँ पे वाटर सप्लाई एक ही पंप से आ रही है ना, वहां पे केसेस ज्यादा हो रहे हैं कॉलेरा के। तो फिर इसके थ्रू थोड़ा सा ये हिंट मिल गया कि ये वाटर से फैल रही है। उस टाइम पे पता नहीं ना था कि किस चीज से फैल रहा है, तो उस टाइम पे फिर पता चल गया कि इस वाटर पंप के अंदर कोई खराबी होगी, या इसका फिल्टर चेंज करने वाला है, या कुछ इस तरह कर। तो फिर जब उसको ठीक किया गया तो फिर केसेस कम होने शुरू हो गए, सही है। तो ये मैप्स जो हैं ये शुरू से ही यूज होते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग कि कौन से रीजन में ये चीज़ ज़्यादा है। और सिर्फ रीजन का ही नहीं बताता ये, बल्कि इस चीज़ के बारे में भी बताता है ऑब्वियसली उस रीजन में कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये ज़्यादा है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस या कोई भी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन ये बताती है कि इस चीज़ के पीछे रीजंस क्या हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज अंडर है आपके डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के, यानी उसमें हमने सिर्फ डिस्क्राइब ही करना था, एनालाइज नहीं करना था, या रीजंस नहीं हम देख रहे थे। लेकिन आपकी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से ही हमें फर्स्ट टाइम हिंट्स मिलते हैं कि अच्छा ये इस प्लेस में ज़्यादा है, ये वाली डिजीज इस रीजन में ज़्यादा है। जैसे आपका ग्वाइटर है, अगर वो माउंटेनस एरियाज में ज़्यादा है
तो इसका मतलब ये है कि माउंटेनस एरियाज में कोई ऐसी सॉइल में आयोडीन की कमी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है। समझ रहे? तो रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी डिजीज़ की, वो हिंट कर देती है टुवर्ड्स के ये रीजनिंग इसके पीछे क्या हो सकती है, और फिर हम उस रीजन को टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरह से। सही है? फिर सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है कि जी टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपके नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के अंदर टाइम वाइज उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि 2011 के सर्वे के रिजल्ट्स और 18 के सर्वे के रिजल्ट्स क्या थे। तो अगर दरमियान में कोई इंटरवेंशन हुई होती उन दोनों ईयर्स के दरमियान में, तो हम ये कह सकते थे कि ये इंटरवेंशन किस हद तक कामयाब रही है। अगर हमारे 2018 के रिजल्ट्स कम शो कर रहे हैं उसकी प्रेवलेंस को, और 2011 वाले ज़्यादा कर रहे थे। इसी तरह टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सीजनल हो सकती है, लाइक कोविड जो है वो सीजनल पैटर्न पे चल रहा है। मलेरिया, डेंगी, ये चीज़ें सीजनल पैटर्न पे चलती हैं। फिर आपके फ्लू की प्रेवलेंस ज़्यादा हो जाती है जब मौसम चेंज होता है। बरसात के मौसम में स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, डायरिया, जीआई प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। इस तरह की चीज़ें, यानी जो टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड हो। टाइम के अंदर ये भी आ जाएगा कि इवन मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है उनके अंदर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। और कोई जैसे आपके डेंगू के स्प्रेड के लिए हम कहते हैं कि शाम के टाइम पे स्पेशली बाहर ना जाएं क्योंकि उस वक्त मच्छर होते हैं। तो ये ऑब्वियसली इसके रीज़न के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना कि वो उस टाइम पे आता है बाहर मच्छर, या ज़्यादा होता है उस टाइम पे, तो इस वजह से आप बाहर ना जाएं। सो टाइम जो है वो वन ऑफ द फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि इस डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द डेली वेरिएशंस या मंथली वेरिएशंस या ईयरली वेरिएशंस क्या है, सीजनल भी हो सकता है। और फिर उसके पीछे रीजंस क्या है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड वन है पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन है। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो या एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, और फिर देखते हो कि आपका जो ये स्पेसिफिक पर्सन है, ये स्पेसिफिक जो डिजीज़ है ये मेल्स में ज़्यादा हो रही है या फीमेल्स में ज़्यादा हो रही है या किस एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, या हम ये देख सकते हैं कि किस ऑक्यूपेशन के लोगों में, मतलब पर्सन से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उसके अंदर ओबेसिटी आ सकती है, उसके डाइटरी पैटर्न्स आ सकते हैं, लाइफस्टाइल आ सकती है, स्मोकिंग आ सकती है, उसके ओपिनियंस आ सकती हैं, नॉलेज आ सकता है, एजुकेशन आ सकती है। ये सारी चीज़ें पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में है कि हाउ वन पर्सन हैविंग certain characteristics differ in the prevalence of that disease from the other person जिसके characteristics different है। ठीक है? तो फिर हम इसके थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है इन द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। और इसकी ये जो तीनों तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस है ना ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। इस वजह से मैंने ये फिर क्लास में पिछली बार आप लोगों को स्किप करवा दी थी। तो ये आप लोगों को समझ आ गई है वैसे? यस मैम। आगे चलें फिर? चलो आगे फिर ये है कि पहली मैंने कौन सी बताई थी आपको एपिडेमियोलॉजी की टाइप, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी कवर हो जाती है, या मतलब ओवरऑल मैग्नीट्यूड कवर हो जाता है कि इस पूरी डिजीज का स्कोप क्या है, ये डिजीज कितनी स्प्रेड होती है तेजी से, या कौन कितने लोग ससेप्टेबल हैं। अगर तो बहुत रेयर हो कोई डिजीज तो फिर हम उसको इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि पब्लिक हेल्थ की डोमेन में हम बहुत लार्ज पॉपुलेशन के साथ लिंक्ड होते हैं ना। तो हम उन डिजीजेस के ऊपर जिनका एक तो मतलब मोर्टेलिटी ज़्यादा हो या उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग उसके इम्पैक्ट्स होते हों, इस तरह की चीज़ होती है, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं टू ट्रीट दैट, या उसके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको कम करना, बजाय इसके कि हम रेयर डिजीज़ की तरफ जाएं। इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद हम उसके एटियोलॉजिकल कॉजेज या कॉजेज नहीं तो रिस्क फैक्टर्स की तरफ जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट्स जो हैं आप लोगों ने पिछली बार पढ़े थे, सोशल डिटर्मिनेंट्स के नाम से पढ़ा था। तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो ये होते हैं कि
आपके टाइम, प्लेस और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमें पता चल जाता है कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, और फिर हम डिफरेंट स्टडी डिज़ाइन से उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर हमने हाइपोथेसाइज किया है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इस डिजीज़ को लीड कर सकती है, तो फिर हम उसको टेस्ट कर लेंगे थ्रू डिफरेंट स्टडी डिज़ाइन जो हम लोगों ने आफ्टर द मिड्स पढ़ने। तो और फिर हम लिंक्स निकाल लेंगे, अगर तो स्ट्रॉन्ग लिंक आएगा उन दोनों फैक्टर्स के दरमियान में, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स है उस डिजीज का। और ये चीज करना ये एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये हम लोगों ने इनमें से कुछ पढ़ी थी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसका मतलब बता देती हूँ। ये जो सारी लिखी हुई है ना, जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, कॉज, एजेंट, एक्सपोजर, रिस्क फैक्टर, ये एक ही चीज़ के बारे में बताती हैं। ठीक है, यानी कि किसी डिजीज़ के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कॉज एंड इफेक्ट का वर्ड यूज होता है, यानी एक साथ कौन कौन से यूज होते हैं। एजेंट के साथ डिजीज का वर्ड यूज होता है, और एजेंट जो है ना वो आमतौर पे कोई फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, या कोई मेटल, हैवी मेटल्स हैं, इस तरह की चीजें एजेंट्स कहलाती हैं। ठीक है। फिर एक्सपोजर एंड आउटकम, ये हम ज्यादा यूज करते हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, डाइटरी एक्सपोजर्स बोलते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो दूसरी चीज का, डिजीज का या आउटकम का रिस्क बढ़ा दे, उसको हम एक्सपोजर बोलते हैं। फिर रिस्क फैक्टर भी एक टर्म यूज करते हैं जिसके साथ डिजीज को हम आउटकम के तौर पे कह सकते हैं, या रिस्क फैक्टर के साथ भी आउटकम का वर्ड यूज हो सकता है। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट डायरेक्टली यूज नहीं करना, हम लोगों ने बाकी चीजें जो है ना वो यूज करनी है। बाकी टर्म्स भी इम्पोर्टेंट है, और इनके मतलब आप लोगों को आने चाहिए कि एक्सपोजर और आउटकम इनमें से पहले क्या होना चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये वाकई इसका रिस्क फैक्टर है। तो ये कर लेंगे ना आप लोग? मैम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें इसका। अच्छा, कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब क्या होता है? मैम जिसकी वजह से कोई और चीज अराइज कर रही हो, ठीक है, जैसे कोई सही। डिसीज और हो। जिसकी वजह से जो चीज अराइज कर रही है उसको क्या कहेंगे? इफेक्ट। ठीक है। मैम तो इफेक्ट। कॉज, कॉज के साथ इफेक्ट की टर्म यूज होती है, सही। एजेंट जो है ना वो कहते हैं जैसे वायरस जो है वो एजेंट हो जाएगा, और डिजीज जो भी उस वायरस से होती है वो डिजीज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह एक्सपोजर जो है, हम कह सकते हैं कि क्या कहें, हाई सोडियम इनटेक एक्सपोजर है, और हाई ब्लड प्रेशर आउटकम है। ठीक है। रिस्क फैक्टर जो है वो हम कह सकते हैं ओबेसिटी जो है वो रिस्क फैक्टर है, और हार्ट डिजीज जो है वो मैम डिजीज है। डायबिटीज, हार्ट डिसीज वगैरह जो वो डिसीज हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए ये पहले आती हैं चीजें, और फिर इनसे जो चीज अराइज होती है वो आगे लिखी हुई है। ठीक है। यस मैम। चलो, अच्छा, फिर उसके बाद ये लास्ट चीज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको रेट्स, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन जो बायोस्टैट्स वाला है ना वो बताना है। नेचर ऑफ एविडेंस जो है ना ये दो तरह की है पब्लिक हेल्थ में, बहुत इजी बात है ये, बस सिर्फ समझ लो। व्हाट एविडेंस होती है एक, और एक हाउ एविडेंस होती है। ठीक है। व्हाट एविडेंस का मतलब, एविडेंस कहते हैं कि आपको कोई वो मिली है, शहादत इसको उर्दू में बोलेंगे ना, कि आपको इस चीज के बारे में कोई मैम हमें कोई डेटा है लीड मिली आपके है उस पास। चीज के बारे में। हाँ, बिल्कुल। आपके पास कोई डेटा सेट ऐसा है जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर रहे हो कि हाँ ये दो चीजें लिंक्ड हैं आपस में। तो एविडेंस, व्हाट व्हाट एविडेंस का मतलब है कि क्या, किस चीज के बारे में आपको एविडेंस मिली है ना। तो आपकी जो ये दोनों तरह की एपिडेमियोलॉजी हमने की ना,
डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, इसके अंदर आपने फ्रीक्वेंसी देखी थी, इसके अंदर आपने टाइम, प्लेस, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशंस देखी थी, वो चीज़ें। और साथ में ये भी कि इसके पीछे डिटर्मिनेंट्स क्या हैं इस डिजीज के पीछे, ये सारी चीजें क्या, यानी कि व्हाट एविडेंस के अंडर आती हैं, कि किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, किस चीज, कौन सी चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी डिजीज की प्रेवलेंस भी उसमें आ जाएगी और डिटर्मिनेंट्स भी उसमें आ जाएंगे। और जो हाउ एविडेंस है ना, हम पब्लिक हेल्थ में उस चीज को हाउ एविडेंस बोल रहे हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ दैट डिजीज, या आप उसके रिस्क फैक्टर्स को कैसे कम कर रहे हैं, कौन सी इंटरवेंशन कर रहे हैं ताकि आप उसकी प्रेवलेंस को कम कर सके। सही है? तो जो आपके 3 मेजर कोर फंक्शंस थे पब्लिक हेल्थ के, असेसमेंट था, फिर उसके बाद पॉलिसी डेवलपमेंट, और फिर एश्योरेंस। आप यूं समझ लो कि जो असेसमेंट है ना, वो आपके व्हाट एविडेंस के अंडर आता है, कि आप असेस कर रहे हो कि कौन सी डिजीज है जिसको आपने ट्रीट करना है, और कौन सा उसके बिहाइंड फैक्टर्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और फिर उसको कैसे उसके बारे में इंटरवेंशन करनी है। लाइक अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हार्ट डिजीज या चलो हाइपरटेंशन बहुत कॉमन हो रही है और इसके पीछे सॉल्ट इनटेक रिस्पॉन्सिबल है, सही है, ये दोनों चीजें आपकी वॉट एविडेंस के अंदर आ जाएंगी। अब उस सॉल्ट इनटेक को कम कैसे किया जाए, लोगों को एजुकेट करके करना है, फूड लेबलिंग इम्प्रूव करके करना है, लोगों में ये अवेयरनेस डाल के कि वो प्रोसेस्ड फूड्स ना खाएं, सोडियम लो सॉल्ट जो होता है, यानी जिसमें सोडियम क्लोराइड की जगह पोटाशियम क्लोराइड या कोई और कंपाउंड होते हैं, वो मार्केट में ला के करना है। या हम लोगों ने सोडियम के जो लेबल्स हैं उनके ऊपर कोई ट्रैफिक लाइट टाइप लगानी है जिसके थ्रू पता चल जाए लोगों को कि इसके अंदर सोडियम ज़्यादा है। या सोडियम रिच फूड्स जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, उनकी प्राइसेस हाई कर दी जाए तो लोग अफोर्ड ना करें उनको, कम खरीदें उनको। ये चीज़ें करनी है, यानी कि ये पॉलिसी जो है जो उसके खिलाफ उस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए यूज की जा सकती है, वो हमारी हाउ एविडेंस के अंदर आएगी। और वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगी ना, कि कौन सी पॉलिसी जो है वो इस स्पेसिफिक एरिया, इस रीजन के लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे अप्लाई होगी तो लोगों को आके फायदा होगा, लोग इसको यूज भी करेंगे। ठीक है, तो हाउ जो है ना, वो वाला पार्ट अब हमने नहीं पढ़ना, वो हम लोगों ने पीछे जो सारा काम किया है ना, जो आपका पिछले वाले लेक्चर्स थे, पहले वाले लेक्चर्स थे, उनके अंदर हम लोगों ने उसको देखा। अब जो है ना मेन, हम लोगों ने आगे जितना भी एपिडेमियोलॉजी का पार्ट करना है ना, वो आपके असेसमेंट के अंडर आता है। असेसमेंट मतलब कि आप असेस कर रहे हो कि ये डिजीज कितनी खतरनाक है और इसके पीछे रिस्क फैक्टर्स क्या है। हमारा मेजर एम एपिडेमियोलॉजी का यही होता है कि हम उसके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनमें से बेस्ट वन चूज कर लें, और फिर उसको इंटरवेंशन उसके ऊपर कैसे करनी है वो आपकी पॉलिसी प्लानिंग और फिर अश्योरेंस के अंडर आ जाता है। ठीक है, यस मैम। चलो गुड, शाबाश। अच्छा, ये आगे ना ये छोटा सा आर्टिकल मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, ये आप लोग खोलेंगे तो एक पेज का ये खुलता है, और इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी, ये जो ऊपर हमने डेफिनेशन की और उसकी टाइप्स के बारे में बताया हुआ है, मतलब रिटन फॉर्म में बताया हुआ है, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैंने इसके अंदर डाला है लिंक। बता देती हूँ टूल्स ऑफ मेजरमेंट होते क्या हैं, यानी जिनके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डिजीज की जो सिवियरिटी है या फ्रीक्वेंसी है, यानी इस तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू हम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज मालूम कर सकते हैं। सही है? और इसको हम रेट्स, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस 3 तरह से डिनोट करते हैं। इनमें फ़र्क हमने सिर्फ अभी देखना है कि क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बताऊंगी ना तो आप ये अप्लाई हो जाएगा ज़रा नॉलेज। अब बेसिकली इनमें हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर
और एक मल्टीप्लायर, यानी कि 3 बेसिक चीजें हैं इनके अंदर। क्या क्या? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज से। अब देखो कि जो पब्लिक हेल्थ है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ डील कर रही है, ठीक है। तो आमतौर पे तो हम परसेंटेजेस यूज कर सकते हैं ना। परसेंटेजेस का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो हम जब भी नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं तो ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देते हैं। सही है, मतलब न्यूमरेटर आपका होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स, डिनोमिनेटर होता है आपके टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन पब्लिक हेल्थ में चूंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, तो आपका जो मल्टीप्लायर है ना, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी डिजीज या जिस भी जो भी कंडीशन है जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो, उसकी प्रेवलेंस पे डिपेंड करता है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर अप्लाई होता है तो फिर हम इसका जो मल्टीप्लायर है ना वो बड़ा रख देते हैं। इस वजह से यहाँ पे एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है कि 10 टू द पावर n, यानी कि कितने भी इसके आगे जीरोस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। 1000 से आमतौर पे करते हैं मल्टीप्लाई, परसेंटेज नहीं होती आमतौर पे 100 से नहीं करते, इसमें 1000 से करते हैं या 10,000 से, मतलब 10 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखें कि तीनों ये जो फ्रीक्वेंसी के मेजर्स है ना, रेट्स, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, ये इसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखना ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनमें क्या क्या होगा, तभी हम किसी को रेट बोल रहे हैं, किसी को रेशियो बोल रहे हैं, किसी को प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रेट क्या होता है। रेट का मतलब होता है कि आपका दो जो चीजें हैं, जो दो चीजें अकर कर रही हैं, या चलो समझ लो कि एक जो आपकी डिजीज है ना उसकी अकरेंस कितनी है, उसके ऊपर जो है ना हम रख लेंगे कि कौन सा यानी कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, और नीचे रख लेंगे डिनोमिनेटर में कि कितने लोग अफेक्ट हो सकते थे, टारगेट पॉपुलेशन क्या थी या एट रिस्क पॉपुलेशन क्या थी। एट रिस्क की हम लोगों ने टर्म किया हुआ है ना कि वो सब लोग जिनमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पोटेंशियली रिस्क फैक्टर हो सकता था उस डिजीज का, पर अभी वो बीमार नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वो लोग आएंगे जो अफेक्ट हो चुके, और नीचे वो लोग आएंगे जो टारगेट आपकी पॉपुलेशन है या जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से या किसी भी मल्टीप्लायर से, ठीक है। अब ये बताती क्या है, रेट्स जो होते हैं ना, ये हमें बताती हैं कि इस डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग अफेक्ट हुए या कितने लोगों की डेथ हुई। डेथ रेट्स जो हैं वो ये बताते हैं। मॉर्बिडिटी रेट्स का मतलब होता है कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन को भी स्पेसिफाई करें कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, टाइम पीरियड भी हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, जैसे कोविड के केसेस हैं, हम ये अगर रेट्स के फॉर्म में लिखेंगे ना तो उसके अंदर डेट भी साथ मेंशन कर देंगे। अगर हम ये दिखा रहे हैं कि इससे इस डेट का, तो फिर हम उसका टाइम पीरियड मेंशन कर देंगे, मंथ मेंशन कर सकते हैं, ईयर हो सकता है। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए, पॉपुलेशन भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए, और आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, और साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेट्स जो हैं आपके निकल आते हैं। इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे आप ये कर सकते हो, जैसे ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कितने बच्चे जो हैं उनकी डेथ्स हो रही है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है ना उसके अंदर लाइव बर्ड्स लिखी हुई है। इसका मतलब होता है कि कितने बच्चे पैदा हुए थे, यानी कि कितने बच्चे एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। और साथ टाइम ड्यूरेशन या ईयर मेंशन किया हुआ है, और ये किसी एक खास जगह का होगा। अगर तो पूरी दुनिया का नहीं है ना तो हम जगह भी स्पेसिफाई करेंगे कि इस जगह पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स कितने हैं। तो फिर इससे जो नंबर मिलता है ना हमें, वो हम कहते हैं कि ये जो मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, ये फॉर एग्जांपल 500 है, 500
पर 1000 लाइव बर्थ्स, इस तरह से हम इसको रिपोर्ट करते हैं। अगर आप सर्च करें कि पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, पहली स्क्रीन में आ जाता है, मेरा ख्याल है WHO का आ जाएगा कोई रिस्पांस, या पाकिस्तान का अपना जो है ना डेटा आ जाएगा। तो आप लोगों को ये रेट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, फिर इसके अलावा प्रेवलेंस रेट्स हो सकते हैं। प्रेवलेंस रेट्स का मतलब होता है कि कितने लोगों में ये पॉजिटिव आ रही है, जैसे कोविड के केसेस की प्रेवलेंस रेट्स आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा, यानी कितने लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं किसी भी हेल्थ कंडीशन से इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर इसके अलावा अटैक रेट का मतलब, मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बता दिया कि डेथ रेट को बोलते हैं कि कितनी डेथ्स हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, उसको भी हम सिमिलरली रिपोर्ट करते हैं। फिर अटैक रेट का मतलब होता है कितने लोग, अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, ये स्पेसिफिकली उसके लिए है अटैक रेट, कि कितने लोग अफेक्ट हुए हैं या कितने लोगों को इन्फेक्शन डेवलप हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। फिर केस फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक डिजीज की वजह से क्या, इसमें क्या करेंगे हम कि वो तमाम लोग जो जिनकी डेथ हो गई ड्यू टू दैट डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ दैट डिजीज। समझ आ रही है? यानी कि इसमें हेल्दी पीपल नहीं, इसके अंदर हम ये निकालना चाह रहे हैं कि जितने लोग बीमार हुए थे इस डिजीज से, उनमें से कितनों की डेथ हो जाती है, उसको केस फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और इसके थ्रू हम सेवेरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डिजीज की वजह से मोर्टेलिटी कितनी होती है, ठीक है। ये समझ आई है मैम ये रेट्स? केस फर्टिलिटी बता दें दोबारा। अच्छा, केस फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि कोई बंदा किसी डिजीज का केस है, मतलब उसमें वो डिजीज है, उसके कितने चांसेस हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। केस फर्टिलिटी रेट किसी डिजीज का हम ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स of patients of that disease divided by total number of patients of the disease। सही। जिस डिजीज का ज्यादा केस फर्टिलिटी रेट होता है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा खतरनाक है, उसका जो मतलब उसमें जो बंदा बीमार हो जाता है उस डिजीज से, उसके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये चीज है, समझ आ गई? यस मैम। चलो गुड। फिर सेकंड टाइप हम देखते हैं रेशो की, ये भी इजी है। रेशो के अंदर आप ये करते हो कि दो इररेलेवेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। आपके मेल टू फीमेल रेशो होती है, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन की भी मेल टू फीमेल रेशो है कि इतने परसेंट मेल्स हैं, इतने परसेंट फीमेल्स हैं, या किसी डिजीज की मेल टू फीमेल रेशो हो सकती है। अब इसको हम ये रेशो की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जो रेशो का डिनोमिनेटर होता है ना, यानी कि रेशो के नीचे जो चीज लिखते हैं वो, और जो ऊपर लिखते हैं यानी कि न्यूमरेटर, वो दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर शामिल नहीं होते, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जो रेट होता है ना, उसके अंदर हमने देखा था कि जैसे केस फर्टिलिटी रेट मैंने आपको बताया कि उन लोगों के अंदर जो लोग बीमार थे उनमें से कितने लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। तो वो जो न्यूमरेटर उसके अंदर लिखा, वो डिनोमिनेटर में शामिल थे। समझ रहे हैं इस बात को? यानी वो यस डिजीज मैम। पॉपुलेशन थी जिनमें से कितने लोगों की डेथ हुई ना, तो वो ऑलरेडी उसमें शामिल थे। लेकिन जो रेशोज होती है ना, उसके अंदर दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, एक दूसरे के अंदर शामिल नहीं होती। इसके अंदर मेल टू फीमेल रेशो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है। इसके अलावा आपका ये हो सकता है डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो हो सकती है, या बेड्स टू पेशेंट रेशो हो सकती है हॉस्पिटल में। यानी ये किसी जगह के हेल्थ केयर की सिचुएशन को मालूम करने के लिए, उसको असेस करने के लिए यूज होता है कि कितनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है ना वहाँ। फिर इसके अलावा वुमेन के कितने चिल्ड्रन है, चाइल्ड टू वुमेन रेशो होती है कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है और
टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी आप पाकिस्तान के स्टैट्स अगर सर्च करें तो आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा कि इतने इतने मेल्स वर्सेस इतने फीमेल्स हैं पाकिस्तान में, या इतने चिल्ड्रन हैं 1 2 3, या इस तरह से मतलब रेशो के साथ लिखा होता है कि पर वुमेन कितने चिल्ड्रन हैं ऑन एवरेज। तो इस तरह से हम डेमोग्राफी मालूम कर सकते हैं एक रीजन की। उसके अलावा डिजीजेस के लिए भी ये यूज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए दो चीजों के दरमियान में। ठीक है। अच्छा, ये जो ये वाली स्लाइड में लिखा हुआ ना पर्पल कलर में एनालिटिकल टूल्स, ये जो पर्पल के नीचे पर्पल ही लाइंस में लिखा हुआ है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग एक एक स्टडी डिज़ाइन करते जाएंगे। उसके साथ साथ हम इसके देखेंगे कौन सी इसमें रेशोज निकल सकती हैं और कौन से इस चीज़ को रिस्क को बताता है। मैं आपको वैसे जनरली बता देती हूँ कि रेट रेशो होती है, ऑड्स रेशो होती है, ये आपके आर्टिकल्स में लिखे होती हैं। ऑड्स रेशो का मतलब होता है, अगर ये याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो इतना अभी ना करो। हम लोग उस वक्त करेंगे इसको डिटेल में, निकालना भी बताऊंगी मैं आपको। तो ऑड रेशो वैसे होती है कि हाउ मेनी चांस, ऑड्स बोलते हैं चांसेस को, चांसेस कितने हैं कि अगर ये वाला रिस्क फैक्टर इस पर्सन में हो तो उसको वो डिजीज हो जाए। ठीक है। अगर तो ऑड्स रेशो का नंबर बड़ा आता है ना, तो उसका मतलब होता है कि ये वाला रिस्क फैक्टर बहुत लिंक्ड है उस डिजीज के साथ, और बड़े चांसेस बढ़ा देता है उस डिजीज के अगर ये प्रेजेंट हो तो। ठीक है। मतलब 2 टाइम्स कर देगा या 3 टाइम्स कर देगा, मतलब वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से लोगों में वो डिजीज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को डिनोट करने के लिए भी रेशियोज यूज़ की जाती हैं। ऑड्स रेशो बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं हम, ये हम निकालना सीखेंगे और इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे इंशाल्लाह। रेशियो का ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? जी मैम। चलो गुड। अब लास्ट है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो होती है ना, आप लोगों ने अगर मैथ्स में पढ़ी हो कभी, प्रोपोर्शन और रेशियोज जो है ना वो इकट्ठे इकट्ठे ही यूज होते हैं आमतौर पे। रेशियो जो होती है ना वो बस दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होती है। ठीक है। अगर हमारे पास दो अलग अलग रेशियोज हों, उनको आपस में कंपेयर करने के लिए प्रोपोर्शन यूज होती है। ठीक है। आपका मतलब ये भी हम डिवाइड करके निकालते हैं, और इसके अंदर ये देखते हैं कि आउट ऑफ द टोटल कितने लोग जो है ना अफेक्ट हो रहे हैं। कभी कभी हम कुछ चीज़ों के लिए हम रेट्स यूज करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम प्रोपोर्शंस यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ तो फिर ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ये नीचे एग्जांपल लिखी हुई है कि कितने आपके क्लिनिकल पेशेंट्स हैं जिनको HIV है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स के अंदर से कितने लोग ऐसे हैं जिनको HIV पॉजिटिव है। ठीक है। या व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज यंगर देन 25 ईयर्स। यानी आप पूरी चीज के अंदर से देखोगे कि हमारे मतलब की चीज कितनी है। ठीक है। तो इस चीज को प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। और ये जो है ना हम लोग परसेंटेज की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। परसेंटेज नहीं, अगर बड़ा नंबर है तो 100 की बजाय हम 1000 से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। फिर हम परसेंट नहीं बोलते, फिर हम बोलते हैं पर 1000 या पर 10,000, इस तरह से। और डेसिमल्स के अंदर भी इसको कर सकते हैं, हम डिवाइड कर देंगे पूरा का पूरा। बहरहाल मेन चीज ये है कि प्रोपोर्शन जो है ना वो है क्या। प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ पीपल जिनके अंदर वो केस हो रहा है, और जो उसका डिनोमिनेटर होता है ना वो एक ओवरऑल चीज होती है जिसके अंदर से ऊपर वाला निकल जाता है। ठीक है। मैम नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। अच्छा,
अच्छा ये देखो 20 मेन है और 80 वुमेन है। अब मुझे बताएं कि कितने परसेंट मेल्स हैं इसके अंदर। मैम 20%। बिल्कुल सही है, यानी कि टोटल आपने 100 लिए, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 किया, ठीक है, तो आपने बताया कि 20% मेल्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आपने बताया है ना, ये प्रोपोर्शन ही थी, आउट ऑफ द होल 20 डिवाइडेड बाय 100, आउट ऑफ द होल कितने मेल्स हैं, ठीक है, वो आपका प्रोपोर्शन आ गई उस चीज की। जो रेशो होगी ना, अगर हम इसकी रेशो निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 20 को 80 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मेल और फीमेल रेशियो अगर हम निकालना चाहें ना, तो उसके अंदर हम 20 डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे, तो और मल्टीप्लाई बाय 100 भी नहीं करेंगे। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो 1:4 इसको सिंप्लीफाई करने से आता है। इसका मतलब है फॉर ईच मेल देर आर 4 फीमेल्स इस अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, ठीक है। 1:4 है मेल टू फीमेल रेशियो इसके अंदर, समझ आई। तो रेशियो ये होती है, जो प्रोपोर्शन है, जो इससे आपने बताया परसेंटेज में, उस तरह से परसेंटेज। जो रेट्स है ना, वो हर चीज के लिए नहीं हम इस्तेमाल करते, यानी कि इसमें अब हम ये नहीं बोलेंगे कि मेल्स का रेट क्या है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। इसके अंदर हम प्रोपोर्शन का वर्ड ही यूज करेंगे। रेट्स और प्रोपोर्शंस की जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत सिमिलर है, यानी रेट्स के नीचे भी ओवरऑल चीज आती है, और उसको हम डिवाइड कर, मतलब ऊपर लिखते हैं कि जो केसेस हैं या जितने भी, मतलब वो मोर्टेलिटी रेट जैसे हमने किया कि कितने लोग अफेक्ट हुए हुए थे, वो नीचे आ जाएंगे, और कितने लोग उन लोगों की डेथ होगी वो ऊपर आएंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000। इसी तरह प्रोपोर्शन में भी सेम इसी तरह करते हैं, ओवरऑल चीज नीचे लिखते हैं और ऊपर जो है ना उसका जिस पार्ट की हम निकालना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रेट्स है ना, वो आमतौर पे टाइम पीरियड के हिसाब से, रेट्स के अंदर टाइम पीरियड स्पेसिफाई ज़रूर किया जाता है, और कुछ चीज़ों के लिए रेट्स ही यूज़ होते हैं, जैसे ये मोर्टेलिटी रेट है, या मोर्टेलिटी रेट देखो अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके अंदर हम टाइम और रीजन स्पेसिफाई करके ही बताएंगे ना। जो प्रोपोर्शन है ना, उसके अंदर ऐसा टाइम पीरियड की स्पेसिफिकेशन इतनी नहीं की जाती। आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो, आ, जैसे स्पीड की डेफिनेशन होती है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब है कि डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे कि कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर हो जाता है, उससे स्पीड मालूम होती है। अगर तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है तो स्पीड ज्यादा है। तो रेट का टर्म का मतलब ही टाइम, टाइम के साथ रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। जो आपकी इमोर्टेलिटी या केस फर्टिलिटी या जो भी ये है ना रेट्स, इसके साथ आप टाइम पीरियड और रीजन स्पेसिफाई करते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। जो प्रोपोर्शन है ना, वो किसी और चीज़ों के लिए यूज होते हैं, वो हम आमतौर पे ऐसे नहीं यूज करते कि हम प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं कि ये कितने लोग जो है ना, मतलब ये फेटल कितनी है डिजीज, उसकी प्रोपोर्शन ही उसकी उसका उसका रेट ही निकलेगा फर्टिलिटी का। जो आपके प्रोपोर्शंस हैं वो आमतौर पे परसेंटेजेस की फॉर्म में रिपोर्ट हो सकती हैं। ये जो है ना, जैसे आप लोगों ने ये अभी बताया 20% का, ठीक है, बेहतर है, क्लियर है। मैम। अच्छा, यस ये मैम। जैसे ये नीचे ना कुछ मैंने एग्जांपल्स, वही इसमें मिड टर्म्स ही लिखा हुआ है। अच्छा खैर, नीचे जो है ना, मैंने आप लोगों को मिड टर्म्स के बाद ही दूंगी, अपलोड अलग से करूंगी वर्कशीट की फॉर्म में। लेकिन इसमें आप अगर सर्च करेंगे ना, तो ये जेंडर रेशो पाकिस्तान के ये स्टैट्स बड़ी इजीली आप लोगों को मिल जाएंगे, और ये मतलब हेल्पफुल होते हैं, यानी कि हम लोग जब स्टैट्स देखते हैं किसी जगह पे, फिर हम उसके हिसाब से उसको डिटरमिन कर लेते हैं ना कि यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट है, कौन सी जेंडर में प्रेवलेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है वो उसका मतलब होता है कि कितनी जल्दी जल्दी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो उतने रिसोर्सेज उतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं या नहीं। ग्रो करने का मतलब है कि कितने जो है ना बेबीज हो रहे हैं।
अच्छा, अब ये जो ब्लू सा लिखा हुआ है जरा ये रीड करो। A randomized control clinical trial was conducted to test the effectiveness of low-dose aspirin in preventing heart attacks. Subjects were randomly assigned to receive either low-dose aspirin or an inactive placebo. उन्होंने एक एस्पिरिन एक दवा थी जिसको उन्होंने टेस्ट करना था कि ये कितनी हद तक हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकता है। तो कुछ लोगों को उन्होंने वही वाली एस्पिरिन दी और कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया। प्लेसिबो बोलते हैं कि वो इफेक्टिव मेडिसिन नहीं थी, यानी उसके अंदर कोई और कंपाउंड था या एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं था, ठीक है, मतलब फेक थी। तो उनमें से फिर हमने ऑब्जर्व करना था कि कितने लोगों को वाकई हार्ट अटैक जो है ना वो प्रिवेंट हुआ। टोटल जो थे वो कितने कितने लोग थे, 11,027 लोग थे एस्पिरिन ग्रुप में। और 5 साल ऑब्जर्व करने के बाद क्या हुआ कि उनके अंदर से 11,027 में से 10 जो है ना लोग, उनको हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ आउट ऑफ द टोटल, तो हम क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे किससे, मैम 5 इयर्स पे? नहीं, ईयर से क्यों करना है, टोटल से बताओ ना। मैम टोटल सब्जेक्ट जो है ऊपर हाँ 11,000। 10, हाँ 10 को हम डिवाइड करेंगे 11,027 से, तो फिर हमें पता चलेगा कि कितने टोटल लोगों में से कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ ना, ठीक है ठीक है। मैम। अच्छा, अगर हमें ये कहा जाए कि आपने फ्रैक्शन में आंसर देना है तो इतना भी काफी है। अगर हमें ये कहा जाए कि आप इसको जो है ना डेसिमल में बताएं, डेसिमल का मतलब होता है कि हम उस चीज को डिवाइड कर देते हैं और पॉइंट्स में आंसर देते हैं। तो 10 को जब हम 11,027 से कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है कि हम उसके साथ कोई मल्टीप्लायर यूज कर लें, यानी अगर हमें ये कहा जाए कि पर 10,000 सब्जेक्ट्स में से आप आंसर दो, तो हम क्या करेंगे कि 10 को डिवाइड करेंगे 11,027 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, ठीक है। तो फिर हम यानी कि उसकी कटिंग करके उसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो हम बताएंगे कि ये आंसर है आउट ऑफ पर 10,000 पीपल। इसका जो है ना मैं आसान आप लोगों को एक बता देती हूँ आखिरी बात कि 10,000 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा आंसर 3 आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दो चीज़ों को डिवाइड करके 3 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि द मोर्टेलिटी रेट फॉर दिस डिजीज या जो भी चीज़ थी इज 3 पर 10,000 पीपल। मतलब कि 10,000 अगर पीपल हों ससेप्टेबल, तो उनमें से 3 जो है ना उनको ये प्रॉब्लम होगा। यानी अगर हम जैसे देखो कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि 1 in 10 पीपल इस चीज का शिकार हो जाते हैं, है ना। और सेंसोडाइन जो है वो 10 में से 9 डेंटिस्ट का इंतखाब है। या आपने ये देखा है कि कैंसर जो है उसकी मोर्टेलिटी इस मतलब इतने में से इतने लोगों को, या कोई अगर बहुत रेयर डिजीज हो तो हम कहते हैं कि 5,000 लोगों में से किसी एक को होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि पर 5,000 पीपल, 1 पर 5,000 पीपल। तो इस वजह से हम इन चीजों को बड़े नंबर के साथ डिनोट करते हैं, समझ आइए। यस मैम। चलो गुड, तो दिस वाज ऑल। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो।
मैम आ गई है समझ। चलो गुड। चलो फिर मैं इसकी इंशाल्लाह इधर से अटेंडेंस पुट कर लूंगी उसमें, और आप लोगों को फिर हम फ्राइडे को भी इसी तरह करेंगे क्लास, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे से मैं ऑन कैंपस करूंगी। बाकी यह है कि क्विज का जो है ना रिव्यू, वो मुझे सोच लेने दो। मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि आप लोगों को मिड से पहले मैं करा दूं, तो उसके लिए मुझे तरीकाकार सोचना है जरा। ठीक है मैम ऑनलाइन ही करवा दें। ऑनलाइन ही करवाना है, लेकिन मेरे पास मिड नहीं वो पड़ा नहीं हुआ ना कुछ, तो मैं पहले देख लेती हूँ कैसे हो सकता है, फिर उसके बाद। ओके मैम। चलो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।